तो प्रश्न क्रमांक है आपका 1586। निम्नांकित में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया गया है? प्रवरसेन प्रथम को, पुष्यमित्र शुंग को, समुद्रगुप्त को, नंदी वर्मन पल्लवमल को। तो प्रश्न क्या है आपका, किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया गया है? तो किसे दिया गया है? प्रवरसेन प्रथम को। और 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? वो किए थे आपके पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुष्यमित्र शुंग ने कितने किए थे? 2, और प्रवरसेन ने कितने किए थे? 4। तो आपको ऑप्शन दोनों ही मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका 1587। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। अगला प्रश्न 1588। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली, प्रयाग, कन्नौज, राजगृह। तो प्रश्न क्या है? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वह कहाँ की थी आपकी 1588 का ऑप्शन? तो वह है आपका सी, कन्नौज में। तो थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी आपकी? कन्नौज में। अगला प्रश्न 1589। अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? कान्यकुब्ज को, पाटलिपुत्र को, उज्जैनी को, काशी को। तो प्रश्न क्या है आपका, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? तो किस नगर को महोदय नगर कहा जाता था? तो वह है आपका ए, कान्यकुब्ज को। तो कान्यकुब्ज को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? महोदय नगर। अगला प्रश्न 1590। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, कन्नौज, प्रयाग, थानेश्वर। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, तो कौन सी राजधानी थी? वही थी कन्नौज। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। अगला प्रश्न 1591। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, गुजरात में। तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित था आपका गुजरात में। तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? गुजरात में। अगला प्रश्न 1592। निम्नलिखित में से कौन सी मैत्रिक शासकों की राजधानी थी? गांधार, बेसनगर, उज्जैन, वल्लभी। तो प्रश्न क्या है, कौन सी मैत्रिक शासकों की राजधानी थी? तो कौन सी राजधानी थी? वही थी वल्लभी। तो प्रश्न क्या आपका 1592, निम्नलिखित में से कौन सी मैत्रिक शासकों की राजधानी थी? तो वो थी आपकी वल्लभी। अगला प्रश्न 1593, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मेहरकुल को पराजित किया था? यशोधर्मन को, बुद्धगुप्त को, शशांक को, प्रभाकर वर्धन को। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मेहरकुल को पराजित किया था? तो वह कौन था? तो वह था आपका ए, यशोधर्मन ने। किसको पराजित किया था? हूण शासक मेहरकुल को। अगला प्रश्न 1594, निम्न शासकों में से किसे मेहरकुल द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है? यशोधर्मा को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त प्रथम को, ईशान वर्मा को। प्रश्न क्या है, निम्न शासकों में से किसे मेहरकुल द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है? तो वह किसको मिलता है? तो वह मिलता है ए, यशोधर्मा को। अगला प्रश्न है 1595, निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? तो प्रवर्तन प्रथम ने, अग्निमित्र ने, हारस ने, धर्मपाल ने। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? तो धर्म महाराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो वह की थी आपकी प्रवर्तन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 1596, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? अमोघवर्ष ने, दंती दुर्ग ने, देवपाल ने, नागभट्ट ने। तो प्रश्न क्या आपका, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? तो किसने किया था? दंती दुर्ग ने। तो तुला पुरुष दान संपन्न किसने किया था? दंती दुर्ग ने।
अगला प्रश्न 1597, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? बुधगुप्त का ऐरण अभिलेख, वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख, सी कुमारगुप्त का दामोदर पुत्र ताम्रपत्र अभिलेख, डी समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? तो मिलता है बी वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख में, है ना। तो महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख में। अगला प्रश्न 1598, सुनेत से किनके सिक्कों के सांचे मिले हैं? तो कुड़िंद के, शुंग के, योधे के, गुप्त के। तो सुनीत से किनके सिक्कों के सांचे मिले हैं? तो वह मिले हैं आपके सी योधे के। तो सुनीत से किनके सिक्कों के सांचे मिले हैं? योधे के। तो योधे राजवंश किसकी पूजा करते थे? कार्तिकेय की, है ना। अगला प्रश्न 1599, निम्नलिखित मौखरी राजाओं का सही कालक्रम है? तो आपको बताना है सबसे पहले कौन सा राजा हुआ, उसके बाद कौन सा, और आखिर में कौन सा। तो मौखर राजाओं का सही कालक्रम है तो वह है आपका हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित मौखर राजाओं का सही कालानुक्रम है? तो वह सही कालानुक्रम कौन सा है? तो वह आपका हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा। तो सबसे पहले कौन है मौखर राजाओं में? हरिवर्मा, फिर आदित्य वर्मा, फिर ईश्वर वर्मा, फिर ईशान वर्मा, उसके बाद सर्ववर्मा। अगला प्रश्न 1600, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगत थी? तो शशांक की थी, भास्कर वर्मन की थी, राज्यवर्धन की थी कि हर्ष की थी? तो प्रश्न क्या है? किसकी उपाधि परम सौगत किसकी थी? तो ये थी आपकी सी राज्यवर्धन की। तो परम सौगत उपाधि किसकी थी? राज्यवर्धन की। अगला प्रश्न है 1601, गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जातियों की संख्या में वृद्धि, भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई है कि तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है? तो प्रश्न क्या है आपका? गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो बताना आपको कौन से कथन सही नहीं है। तो वह सही नहीं है आपका सी केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। तो प्रश्न आपका क्या है? गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? तो सही आपके कौन कौन से हैं? जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई, तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। ये बात आपकी सही नहीं है। अगला प्रश्न 1602, निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते थे? देवल, मनु, जीमूतवाहन, विज्ञानेश्वर। तो प्रश्न क्या है आपका? कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते थे? तो कौन मानते थे? वो मानते थे आपके विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में, यानी कि पिता की संपत्ति या परदादा दादा की संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते थे? तो कौन मानते थे? विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न 1603, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात हैं। कौन है? धर्मकीर्ति, आर्यदेव, कुमारिल,
उमा स्वामी। तो प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात हैं। तो कौन विख्यात है? तो वह हैं आपके कुमारिल। तो बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात कौन है? कुमारिल। अगला प्रश्न है 1604। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? धारवाड़ में, बीजापुर में, गोवा में, नासिक में। तो कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? वह थी आपकी गोवा में। तो कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? गोवा में। अगला प्रश्न है 1605। 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? कोंकण में, बनवासी में, लाट में और वातापी में। तो प्रश्न आपका क्या है? 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो वह कहाँ शासन कर रहा था? वो कर रहा था लाट में। तो 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट में। अगला प्रश्न 16 से। निम्नलिखित में से कौन अंत्यज नहीं है? राजक, चंडाल, नट, यवन। तो निम्नलिखित में से कौन अंत्यज नहीं है? तो अंत्यज नहीं है वो है आपके यवन। तो अंत्यज कौन नहीं है? यवन। अगला प्रश्न 16 गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था। किसानों से अधिग्रहित एवं एक अतिरिक्त कर, एक प्रकार का भूमि चार्टर, ग्रामीणों द्वारा दी जाने वाली एक विशेष सेवा, डी राजा को सैनिक सेवा प्रदान करने से संबंधित राजज्ञा। तो प्रश्न क्या है? गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था। तो वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का भूमि चार्टर। कोई क्या कहा गया गुप्तोत्तर काल में? कारा शासन। किसको? एक प्रकार का भूमि चार्टर को। अगला प्रश्न 1660। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन, कन्नौज, धार, देवगिरी। प्रश्न क्या है? गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो कौन सा था? वह था उज्जैन। तो गुप्तोत्तर युग में गुप्त के बाद तो व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन प्रमुख। अगला प्रश्न। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था थाईलैंड से, बर्मा से, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से। तो प्रश्न क्या आपका 1609? ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो वह किसके राजाओं से था? वह था जावा सुमात्रा से। तो ताम्रपत्र लेख क्या दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से थे? तो जावा सुमात्रा से थे। अगला प्रश्न 1610। गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थित एवं सिक्कों का शरण दर्शाता है कि स्वर्ण अनुपलब्ध था, वस्तुएं सस्ती थीं, स्वर्ण सिक्के आवश्यक नहीं थे, मुद्रा आर्थिक स्थिति पर चुकी थी, व्यापार का ह्रास हो गया था। तो प्रश्न क्या है? गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थित एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है। तो वह क्या दर्शाता है? वह दर्शाता है कि व्यापार का ह्रास हो गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? देवपाल, गोपाल, महिपाल, धर्मपाल। प्रश्न क्या है? विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो वह कौन था? वह था धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने।